नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। ट्रंप के दामाद से दोस्ती कितनी फायदेमंद मुकेश अंबानी के लिए। दूसरा, फारूक अब्दुल्ला पर हमला, कौन जिम्मेदार और क्या संदेश। तीसरा, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले हमेशा की तरह आपसे आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी लें। मेंबरशिप का मतलब कि एक छोटी रकम आपको हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है और अगर आप हर महीने का फिनेंशियल कमिटमेंट, आर्थिक कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं तो वह एक टाइम एक मुश्त भी आप हमारे आर्थिक सहयोग कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है जिससे चैनल सुचारू रूप से चले। तो सबसे पहली बात, ट्रंप के दामाद से दोस्ती कितनी फायदेमंद मुकेश अंबानी के लिए। कल एक बड़ी खबर आई और सब जगह आज पेपर की हेडलाइंस हैं कि मुकेश अंबानी एक $300 बिलियन की एक डील उन्होंने अमेरिका के साथ फाइनल किया है, रिलायंस से। अब बिलियन पहले तो फिर से समझ लीजिए, बिलियन, 1 बिलियन का मतलब आज अगर $90 है, हालांकि है वो $92, लेकिन 90 समझ लीजिए, तो 9,000 करोड़ रुपया होता है 1 बिलियन। तो इन्होंने 300 बिलियन की ये डील साइन की है। तो इन्होंने करीब 27 लाख करोड़ इंडियन रुपए की ये डील साइन की है, 28 लाख करोड़ बोल लीजिए। लेकिन इसको आने से पहले जरा रिलायंस की बात समझ लीजिए कि रिलायंस कितने शातिर हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं। क्योंकि ये जो रिलायंस पेट्रोलियम अभी है जो बिल्कुल तूती बोल रही है, 1999 में इसका जामनगर गुजरात में इन्होंने अपना ये रिफाइनरी कमीशन की और इस समय ये दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। इसकी जो कैपेसिटी है वो 1.2 मिलियन बैरल पर डे की रिफाइनिंग इसकी कैपेसिटी है, मतलब 12,40,000 बैरल पर डे ये रिफाइन कर सकती है। दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी। मैं सिर्फ कंपैरिजन के लिए आपको बता दूं, 1.2 मिलियन टन ये अकेले करती है। भारत की कुल जो क्रूड की खपत है वो 5 मिलियन बैरल पर डे है। करीब 25% अकेले एक ये रिफाइनरी करने की कैपेसिटी रखती, करती नहीं है तो सब बेचते हैं बाहर। और क्योंकि ये इंडिया में कोई काम नहीं, ये इनका ज़्यादा काम तो एक्सपोर्ट करते हैं, कहीं से सस्ता खरीदा आगे महंगा बेचा, कुछ इस तरह की बातें करते हैं। जैसे अगर आपको अभी हो, जो रूस से जब भारत के तेल खरीद रहा था, सस्ते में खरीद रहा था, तो उसका 40% तेल अंबानी जी ले रहे थे और वो देश में कुछ नहीं दे रहे थे। वो 40% लेके रिफाइन करके पैसा अपनी जेब में अंटी में बांध के एक्सपोर्ट कर दे रहे थे। देश को कोई फायदा नहीं था, उनका मुनाफा बढ़ता जा रहा था। मैं ये इंसिडेंट इसलिए कोट कर रहा हूं कि ये रिफाइनरी जहां पे ज़्यादा ये एक्सपोर्ट करते हैं, देश में उसका यूज़ नहीं है। 1993 में, मैं भी इसका कुछ चीज़ों का वाकिफ़ हूँ, जॉर्ज फर्नांडिस साहब के माध्यम से एक PIL फाइल हुई थी गुजरात हाई कोर्ट में कि कितना ये मरीन लाइफ का, मछलियों का, लोगों का कितना नुकसान हो रहा है उस जामनगर में। और उसके लिए वो कुछ दिन रुका भी था, लेकिन अंबानी को कौन रोक सकता है। और तब से एक चीज़ और समझ लीजिए कि जहाँ जितना रिफाइनरी होती है वहाँ प्रदूषण भी बहुत होता है। तो क्रूड लाओ बाहर से, हमारे यहाँ रिफाइन करो, प्रदूषण फैलाओ, देश का वो करो, मतलब चाहे वो पर्यावरण हो चाहे वो उसकी वाट लगा दो और फिर उसको बाहर बेच दो। इसमें भारत को क्या मिल रहा है ये किसी को नहीं पता। अब थोड़ा ये भी बात कि ये वाला जो है ये मुकेश अंबानी को ही क्यों मिला, जो अमेरिका में ये जो डील साइन हुई है $300 बिलियन की, वो भी मैं समझाऊंगा कि ये डील क्या है और इसमें रिलायंस ही को क्यों मिला। तो पहली बात, रिलायंस को क्यों मिला। देखिए, मुकेश अंबानी जी दूर की कौड़ी लाते हैं, ये सब जगह अपनी गोटी फिट रखते हैं। जो लोग बड़े बड़े पदों से रिटायर होते हैं वो इनके यहाँ तुरंत नौकरी पा जाते हैं। और अगर आपको याद में दिला दूँ, जब इनके बेटे की शादी थी तो प्री वेडिंग एक इन्होंने बड़ा हल्ला गुल्ला जामनगर में किया था। मतलब वो जो फौज का एयरपोर्ट है वो सिविलियन एयरपोर्ट में बदल दिया गया था और इनके लिए सारे नियम कानून किनारे कर दिए गए थे। और उसमें
ट्रंप जी के दामाद जेरॉड और उनकी लड़की इवानका और उनके तीनों बच्चे, ये सब आए थे। घर की शादी थी भाई। और ट्रंप जी, ये याद रखिएगा, उस समय तक प्रेसिडेंट अभी बने नहीं थे। ही वॉज इन द रेस, लेकिन बने नहीं थे। इन्होंने वहीं से तड़ लिया था कि क्या है, और उसको 4-5 दिन रखे, खातिरदारी की, जो भी खातिरदारी होती है। उस दोस्ती उससे पहले से थी, लेकिन ये इन्होंने एक एक्स्ट्रा काम किया। इसका प्रमाण मैं आपको एक और चीज़ देख लीजिए कि जब 2025 जनवरी को ट्रंप साहब शपथ ग्रहण कर रहे थे, जिसके लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर बहुत कीन थे जाने के लिए, उनको तो नहीं मिला, लेकिन मुकेश अंबानी उस शपथ ग्रहण समारोह में अमेरिका में वो बैठे हुए थे। मतलब जो दामाद है भाई, अच्छा ये तो ट्रंप खुद ही कहते हैं दामाद से वो पूछे। ट्रंप ने कई बार ऑन रिकॉर्ड कहा है कि दामाद से पूछ के वो हमला कब करना है, कौन सी क्या स्थिति, सब उनके दामाद ये सब बताते हैं। वैसे जानकारी के लिए बता दूं, उनके दामाद जो ज्यू हैं, तो वो इजराइल से क्या करना है, कौन क्या हो रहा है, ये सब उनको काफ़ी राय देते रहते हैं। और उन्होंने अपनी जो कमेटी, वो गाजा पीस कमेटी या क्या क्या रखी है, उसमें सब जगह रखे भी हुए हैं। मैं एक और आपको चीज़ याद दिला दूं, मुकेश अंबानी जी का क्या हुआ था। 14 मई 2025 को दोहा कतर में ट्रंप आए थे। ये भाई साहब इंडिया से पहुंच के ट्रंप से मिलने गए थे। बाकी बहुत लोग कोशिश किए थे, नहीं, अंबानी जी की वहाँ अलग से मीटिंग हुई थी। ये कतर का इसलिए मैंने जिक्र किया कि कतर से एक 2024 में, फरवरी 2024 में हिंदुस्तान की पेट्रोनेट LNG ने एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया था, $78 बिलियन का। और उस लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट के तहत 20 साल में 78 बिलियन $, की हम खरीद करने वाले थे, गैस की खरीद कर रहे हैं, गैस की, जो 2028 में शुरू होगा। इसको याद, चूंकि ये बात उड़ गई है तो ये भी समझ लीजिए कतर से एकदम से इतना बड़ा ऑर्डर क्यों हुआ। कतर ने हमारे वो जो नेवल अफसर थे, जो कहा गया था कि रिटायरमेंट के बाद या आफ्टर सर्विस, वो कतर में 7-8 लोग थे, जासूसी करते हुए पकड़े गए थे और उनको मृत्युदंड दे दिया था कतर की सरकार ने। तो जो नेगोशिएशन हुआ था, कहा तो नहीं जाता है ऐसे जगह, उसमें ऐसा कहा जाता है कि उसमें शाहरुख खान का एक इंपॉर्टेंट रोल था, लेकिन पैकेज डील में ये भी था कि हम तुमसे एक वो साइन कर रहे हैं 78 बिलियन करोड़ रुपए का। और तब उनको फांसी नहीं हुई थी, छूट गए थे वो लोग। अडानी, अब एक और चीज समझ लीजिए कि ये जो अभी अडानी जी को दिक्कत हो रही है ना, कि वहां कभी फाइल खुल जा रही है, ये वहां जा नहीं सकते हैं, गिरफ्तार हो जाएंगे, कुछ अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अडानी जी ने जिस तरह से अंबानी जी को बड़ा भाई होने के बाद भी उनको बड़े भाई की रिस्पेक्ट नहीं दी, उनको छोटा भाई जैसे ट्रीट किया। NDTV उनसे ज़बरदस्ती ले लिया, कई जगह उनको, मतलब प्रधानमंत्री से उनकी नज़दीकियाँ हैं, ये करके उनको किनारे किया। उसका बदला मुकेश अंबानी ने सूद समेत अमेरिका में वसूल लिया है। अमेरिका में अडानी साहब जा ही नहीं सकते हैं। अब ये जरा समझ लें कि डील है क्या, व्हाट दिस डील इज। टेक्सास है, जहां आपने सुना होगा डैलस है, टेक्सास है उनका, जहां पे ये सब ऑयल की कई रिफाइनरीज हैं। वहां पे एक कंपनी है, अमेरिकन फर्स्ट रिफाइनरी, AFR, अब मैं आगे से उसको बोलूंगा। AFR नाम का एक स्टार्टअप है जो रिफाइनरी डेवलप कर रहा है। एक चीज और जान लीजिए कि अमेरिका में 1977 के बाद कोई भी बड़ी रिफाइनरी नहीं आई है। हालांकि ये भी बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन ये पहली बार इस स्केल का कुछ ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ रिफाइनरी बन रही है। हालांकि यहाँ पे इनकी 12 लाख बैरल पर डे है। ये रिफाइनरी केवल 1,68,000 बैरल पर डे ही रिफाइन कर पाएगी, तो कोई बहुत उतनी बड़ी नहीं है। दो चीज़ें हुई हैं, एक 20 साल का एक परचेज एग्रीमेंट हुआ है जो इनकी रिफाइनरी होगी उसके आउटपुट को खरीदने का। जो AFR बार बार कह रहा है कि हमारा मतलब माल बिक गया है, खरीदने वाला उसने नहीं कहा, लेकिन फिर बाद में ट्रंप साहब ने बताया वो खरीदने वाले रिलायंस है। अब रिलायंस अब जो अभी रिफाइनरी उसको सेटअप करने में, कमीशन करने में, जैसा AFR कह रहा है, एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट, एक इन्वेस्टमेंट हो रहा है। वो AFR ये कह रहा है कि वो 9 फिगर का मतलब, वो एग्जैक्ट नहीं बोला, 9 फिगर का मतलब मिलियंस होता है, बिलियन में 10 फिगर हो जाती हैं, तो ये कुछ बिलियन का है। तो कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट नहीं है कि आपकी आंख फटे। ओवरऑल खरीद ज्यादा रहे हैं 300 बिलियन, लेकिन इन्वेस्टमेंट मिलियंस में है, और 1 बिलियन में 1000 मिलियन होते हैं, ये भी जान लीजिए।
फिर वो कह रहे हैं जो प्रोजेक्ट की वैल्यू है, ये वही एफआर बोल रहा है, वो करीब 10 फिगर की रेंज में है, मतलब वो 1 बिलियन से कम है टोटल प्रोजेक्ट वैल्यू। एक चीज और समझ लीजिए कि मैं इसलिए ये डिटेल बता रहा हूं कि ये क्या हो रहा है, जो 300 बिलियन जो ये माल वहां से शुद्ध मतलब रिफाइन करके निकलेगा प्रोडक्ट, उसका अरेंजमेंट ये है कि 1.2 बिलियन बैरल ऑफ शेल ऑयल। अब शेल ऑयल जो है वो एक दूसरे तरह का ऑयल होता है, उसकी रिफाइनरी का प्रोसेस दूसरा होता है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं। वो 1.2 बिलियन बैरल्स वो खरीदेगा, जिसकी वैल्यू करीब 125 बिलियन यूएस डॉलर है, और 50 बिलियन गैलन रिफाइनरी खरीदेगा, जिसकी वैल्यू करीब 175 बिलियन यूएस डॉलर है। दोनों मिला के 300 बिलियन 20 साल के पीरियड में खरीदना है। मोटे तौर पे एक साल में करीब 15 बिलियन का माल खरीदा जाएगा। मैं ये भी बता दूं, क्योंकि ये समझ लीजिए कि ट्रेड डेफिसिट जो 2025 में अमेरिका और भारत का था, जो अमेरिका हमसे खरीदता ज़्यादा था, एक्सपोर्ट कम करता था, वो 58 बिलियन यूएस डॉलर का था। तो 15 तो यहीं सीधे सीधे हो जा रहे हैं, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि वो करीब करीब बराबर होगा, या हो सकता है कहीं भारत का ट्रेड डेफिसिट ना हो जाए। क्योंकि एक दो चीज़ें और हैं, ट्रम्प की नज़र भी और है, अंबानी जी की नज़र और है। जो उनका जो जियो कम्युनिकेशन है, वो कहीं ना कहीं एलन मस्क से मामला सेटल करने के लिए ट्रम्प का जैसे भी होगा, वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल होगा, और इसीलिए स्टारलिंक अभी तक नहीं आ पा रहा है इंडिया में। उसके वो लाइसेंस के लिए बैठा हुआ है, लेकिन अभी तक वो नहीं हुआ है। रियल एस्टेट में ही ट्रम्प टावर और ये उनके साथ हैं ही। मुझे ऐसा लगता है कि जो भारत का जो उपनिवेश बनने की जो प्रक्रिया चल रही है, जो कॉलोनाइजेशन की प्रक्रिया है, उसमें अमेरिका के लिए मुकेश अंबानी एक खास टूल है, एक खास अहम रोल है उनका, और जिसमें भारत को अब एक कॉलोनाइजेशन की तरफ बढ़ गया है। अब दूसरी बात, फारूक अब्दुल्ला पर हमला, कौन जिम्मेदार, क्या संदेश। फारूक अब्दुल्ला का पे कल एक हमला हुआ, बहुत क्लोज रेंज से रिवॉल्वर से गोली चलाई गई। वो तो उनके सतर्क थे उनके सुरक्षाकर्मी, वो हाथ ऊपर हो गया तो बच गए, उनकी कनपट्टी के पास से गई गोली। फारूक अब्दुल्ला 88 साल के व्यक्ति हैं, जो इस समय नेशनल कॉन्फ्रेंस जो वहाँ पे जिसकी सरकार है उसके सरगना हैं, प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। वो जम्मू में एक शादी के लिए आए हुए थे, उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी भी थे। एक व्यक्ति जब ये शादी से अटेंड करके जा रहे थे जम्मू में, तो एक व्यक्ति वहाँ घुसता है, इनके इतने पास तक पहुँच जाता है कि इनके पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारता है। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, फारूक अब्दुल्ला 3 बार के सीएम है, उनका लड़का इस समय चीफ मिनिस्टर है, कई बार एमपीज रहे हैं। और जो व्यक्ति पकड़ा गया है उसका नाम कमल सिंह जामवाल है, और उसका कहना है कि साहब ये तो मतलब वो वही नफरत का जो इंजेक्शन दिया जा रहा है ना, कि मुसलमानों को सबक सिखाना है, मुसलमानों ने हम लोग का, वही वाला उसी रेडिकल आइडियोलॉजी का है। ये जो फारूक अब्दुल्ला हैं, अगर आप देखिए तो ये हिंदुओं के वो जो भजन गाना ये सब करना, मीरा के भजन और कौर ये सब गाते हैं, लेकिन ये सब कुछ काम नहीं आया, क्योंकि जामवाल को तो ये बुरा लग गया कि भाई ये तो मुसलमान है, इनका काम मुझे तमाम करना है। अब ये बात, अब जो बातें हो रही हैं, ये जरा समझने वाली बात है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। इसके लिए एलजी जिम्मेदार है क्या? इतने साल से हैं, 5-6-8 साल से कहते हैं सब बढ़िया चंगा सी। इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ होम, गृह मंत्रालय, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेदार है क्या? क्योंकि जम्मू कश्मीर की सुरक्षा सीधे गृह मंत्रालय भारत सरकार देखता है, तो वो जिम्मेदार है। इसके लिए जो सुरक्षा है, क्योंकि इनको Z+ सिक्योरिटी मिले हुए थे, वो जिम्मेदार है। कैसे यहां तक आया, क्योंकि जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि वहां पे लोकल जम्मू कश्मीर पुलिस थी ही नहीं इवेंट में, ये जानते हुए कि एक्स चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं। तीसरा, क्या प्रशासन जिम्मेदार है? और जिम्मेदार से ज्यादा इनमें से सब लोग निकम्मे हैं, जानबूझ के कराया गया है, क्योंकि दोनों में से एक चीज होगी, या तो निकम्मे हैं या जानबूझ के इसको बढ़त दिए हैं। तो कौन जिम्मेदार है? ये मैसेजिंग क्या है, ये क्या संदेश दे रहे हैं? ये संदेश क्या मुसलमानों को सिर्फ दे रहे हैं या विपक्षियों को दे रहे हैं कि खबरदार सोचना भी मत? तो किसको संदेश जा रहा है? क्योंकि मुझे एक व्यक्ति के बारे में और चिंता हो रही है, मतलब फारूक अब्दुल्ला साहब बच गए,
शुक्र है ऊपर वाले का। लेकिन एक चीज़ को लेके मुझे फिर चिंता है कि राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर मुझे चिंता है, क्योंकि अगर वो Z+ हैं, राहुल गांधी की भी सिक्योरिटी इधर उधर उतर जाते हैं लोगों के बीच में, तो अगर नफरत की आग इस तरह तक पहुंचा दी गई है, रेडिकलाइजेशन इतना हो गया है, तो कोई ना कोई कहीं तो बैठा होगा, उसको सिर्फ किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत है, बाकी तो काम होने में कोई दिक्कत नहीं है आज का जो माहौल है उसमें। अब तीसरी बात, मेरे मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। ये एक नारा बहुत पॉपुलर हुआ था बाबरी मस्जिद के गिरने के बाद। इन लोगों ने साथ इलेक्शन लड़ा और सरकार बनाई। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मेरे हिसाब से काशीराम जयंती है 15 मार्च को। हालांकि काशीराम जी 1934 की पैदाइश है, लेकिन उनकी जयंती है 15 मार्च को। और इस बार कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तीनों लोगों में होड़ है कि कौन सबसे अच्छी जयंती मनाएगा। सब लोग अपने अपने कार्यक्रम कर रहे हैं काशीराम जयंती मनाने के लिए। हालांकि काशीराम जी का थोड़ा ब्रीफली बता दूं, वो पंजाब से आते थे, दलित जात से थे। शुरू में वो रिपब्लिकन पार्टी का सपोर्ट करते थे, फिर 1971 में उन्होंने बामसेफ बनाई, अगर आपको याद हो, और उसकी नींव पड़ गई थी 1971 में। 1978 में वो फॉर्मली बामसेफ बन गई, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सबको उन्होंने जोड़ा। और फिर 1981 में उन्होंने DS4 बनाया था, दलित सोशल संघर्ष समाज संघर्ष समिति, DS4 के नाम से। उसमें बहुत काम करते थे। फिर 1984 में वो BSP बना दिए थे। BSP बना के उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा। सबसे अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये कि उन्होंने पहला इलेक्शन उस समय का मध्य प्रदेश, आज का छत्तीसगढ़ के में MLA का लड़ा था, जांजगीर चंपा सीट से। एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि काशीराम जी ने किताब लिखी थी 1982 में, और किताब का टाइटल बहुत अच्छा था, चमचा योग। ये उस किताब का टाइटल था। इस पर उन्होंने एक अच्छा व्यंग लिखा था। और काशीराम जी का हरदम ये मानना था, पॉलिटिक्स में बहुत सी अपनी थ्योरीज देते थे। एक समाज में जिस तरह से भेदभाव है, उसको कहते थे कि पेन ऐसे खड़ी है, सबसे ऊपर ब्राह्मण, फिर राजपूत, फिर वैश्य, फिर शूद्र, तो कहते थे इस पेन को सिर्फ ऐसे गिरा दो, सब बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह की वो थ्योरी देते थे। वो एक थ्योरी और देते थे कि पहला इलेक्शन हारने के लिए लड़ते हैं, दूसरा इलेक्शन जानने के लिए लड़ते हैं, और तीसरा इलेक्शन जीतने के लिए लड़ते हैं। और उनको जमीनी राजनीति की बहुत पकड़ थी। 1988 में जब VP सिंह कांग्रेस से निकले और अमिताभ बच्चन ने सीट खाली की इलाहाबाद की, और फिर सुनील शास्त्री कांग्रेस के कैंडिडेट थे, उनको चैलेंज VP सिंह कर रहे थे, तो ये काशीराम के पास गए मदद मांगने कि भाई आप मेरा सपोर्ट कीजिए। तो उन्होंने कहा मेरी मदद ज़्यादा तब होगी जब मैं खुद खड़ा हो जाऊं, क्योंकि वो वोट जो कांग्रेस के हैं, जो दलित वोट, वो मैं काट दूंगा। 70,000 वोट इनको करीब मिले थे, और इंस्ट्रूमेंटल थे VP सिंह को जिताने में। हालांकि वो इलेक्शन लड़े थे उस बार। फिर ये बाद में इलेक्शन लड़े, होशियारपुर से भी जीते, इटावा से भी जीते, सब तो था ही। लेकिन एक जो सबसे बड़ी मुझे लगता है जो काशीराम की लेगेसी थी, जो बहुजन समाज उन्होंने बनाया। उत्तर प्रदेश का आज कोई ऐसा दल नहीं है, कांग्रेस, बीजेपी, मैं सबका नाम ले रहा हूं, बीजेपी, सपा, बसपा, जिसकी बैकवर्ड और OBC लीडरशिप काशीराम की नर्सरी से निकली हुई है। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य हों, चाहे वो नसरुद्दीन सिद्दीकी हों, चाहे वो सोनेलाल पटेल की पार्टियां हों, चाहे वो प्रकाश राजभर हों, सब उसी से निकले हुए हैं। तो उन्होंने वो जो OBC और दलित और माइनॉरिटीज़ और इनको जो ये हिम्मत और विश्वास दिया था कि आप लोग अगर एक होते हैं तो आपके पास पॉलिटिकल ताकत आ जाती है, वो बड़ी बात है। मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि मायावती जी इसमें इतनी गुस्सा क्यों हो रही हैं, अगर बाकी लोग काशीराम जयंती मना रहे हैं। ये तो आप ही की बात जो आप इतने साल से करती आ रही हैं, उस एक तरह से उस बात की तायीद है, तो आपको तो खुश होना चाहिए, आपको तो कहना चाहिए हाँ बिल्कुल ये मनाइए आप। लेकिन मायावती जी बहुत गुस्से में हैं कि भाई उनको लगता है कि उनको छोड़ के और कोई काशीराम जी की जयंती ना मनाए। लेकिन मेरे हिसाब से अच्छी शुरुआत है, लेकिन ये चुनाव तक ना रह जाए, क्योंकि जैसे अम्बेडकर ने संविधान के साथ साथ बहुत सी शिक्षाएं दी थी, काशीराम का भी जीवन में बहुत सी शिक्षाएं, बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी पॉलिटिक्स की। एक ऐसा व्यक्ति जो अगर चाहता तो खुद चीफ मिनिस्टर बन जाता था, लेकिन उसने चीफ मिनिस्टर नहीं बनने से इनकार किया। तो खैर देखें, अब तीनों लोगों में होड़ है,
जिसको कहते हैं कि तीनों क्या, अभी तो बीजेपी बहुत खुल के नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी के कुछ नेता इसमें लगे होंगे कि कैसे हम भी इसमें कुछ 15 मार्च को हमारा भी कुछ दर्ज हो जाए कि हमने ये किया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।